जय हिंद। आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और नया टॉपिक हमारा रहेगा पोल्ट्री फार्मिंग। इसको हम क्या कहते हैं? मुर्गी पालन। अरे क्या कहते हैं भाई? मुर्गी पालन। और ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हर साल पीएटी एग्जाम में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 12 से 15। तो हम लोगों को इस टॉपिक को उतने ही ध्यान से पढ़ना है जितना इसका वेटेज है। क्या क्लियर हो रहा है? वास्तव में ये एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम जो है वो कई सारे टॉपिक में बांट दिए हैं। सबसे पहला टॉपिक हम इसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे कि वास्तव में मुर्गी पालन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ठीक है ना, इसको शुरू करने के पीछे क्या कारण थे, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर दूसरा हम समझेंगे कि कहा जाता है कि वर्तमान में या एट प्रेजेंट में अगर सबसे ज्यादा ग्रोइंग अगर कोई बिजनेस है, कोई वृद्धि करने वाला अगर कोई व्यवसाय है तो वो कौन सा है? पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये अपने को समझना रहेगा। अगला फिर जो है वो एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना, एग के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, कंपोजिशन क्या है उसका, और साथ ही साथ में मुर्गी की बॉडी के अंदर एग का फॉर्मेशन या अंडे का निर्माण कैसे होता है वो भी अपने को यहाँ पर समझना रहेगा। इसके बाद में फिर मुर्गी की ब्रीड्स कितनी है, पोल्ट्री ब्रीड कौन कौन सी है, इंडियन कौन सी है, एक्सोटिक कौन सी है, और उनका परफॉर्मेंस या उसका अंडा उत्पादन कितना है, या वो किस पर्पज से जो है वो रियरिंग की जाती है, डोमेस्टिकेट की जाती है। तो ये सारी चीजें अपने यहाँ पर समझेंगे। फिर उसके बाद में हेचिंग और ब्रूडिंग। हेचिंग का मतलब होता है कि मुर्गी के अंडे के अंदर जो चूजा या चिक होता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और वो बाहर कैसे निकलता है, उसको हम कहते हैं हैचिंग। और जब चूजा बाहर आ जाएगा तो हम उसका लालन पालन, उसका केयर और मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि अगर आपको मुर्गी से ज्यादा एग प्रोडक्शन लेना है, मुर्गी से ज्यादा जो है वो आपको जो है वो मीट प्रोडक्शन लेना है, तो आप उसको राशन या भोजन किस प्रकार से देंगे, कितनी मात्रा में देंगे, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में होने चाहिए, ये अपने को यहाँ पर समझना रहेगा। इसके बाद में मुर्गी के लिए घर किस प्रकार से बनाना चाहिए और कौन सा घर बनाने के क्या फायदे होते हैं और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज रखनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और हमारा सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा कि मुर्गी में कौन कौन सी डिसीज होती है, उनका फैक्टर कौन कौन सा है, उसका कॉजल एजेंट कौन कौन सा है, और हम पोल्ट्री की डिसीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी मेजर्स अपने को यहाँ पर समझनी रहेगी। क्या क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज हिस्ट्री की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? इतिहास कि वास्तव में मुर्गी पालन क्या है, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ठीक है ना। अगर हम पोल्ट्री बिजनेस की बात करें, यदि हम पोल्ट्री वर्ल्ड की बात करें तो वास्तव में ये जो पोल्ट्री है ये काफी डाइवर्सिफाइड वर्ड है। एक बहुत ही बड़ा शब्द होता है, एक काफी विस्तृत शब्द होता है, क्योंकि इस पोल्ट्री के रिलेटेड केवल मुर्गी नहीं है, ऐसे वो सारे पक्षी होते हैं, ऐसे सारे बर्ड जो एग और मीट प्रोडक्शन करते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? पोल्ट्री कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेन, डक, फिर ईमू, फिर इसके बाद में पीकॉक और बहुत सारे, और ऐसे बहुत सारे जितने भी हो जो एग और मीट प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे सारे बर्ड किसमें होंगे? पोल्ट्री में होंगे। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पोल्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से एनिमल्स या बर्ड होते हैं, तो वो सारे बर्ड होंगे जो क्या काम करेंगे, जो क्या करेंगे, जो एग प्रोडक्शन करेंगे और एग के साथ साथ मीट प्रोडक्शन करते हैं, वो सारे क्या होते हैं? पोल्ट्री। लेकिन इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो कौन होता है? वो हेन होता है। अगर आपको बाजार में देखेंगे तो सबसे ज्यादा अंडे किसके मिलेंगे? मुर्गी के अंडे। सबसे ज्यादा महंगे अंडे किसके मिलेंगे? मुर्गी के। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? मुर्गी के अंडे। सबसे ज्यादा खाने में अच्छे स्वादिष्ट कौन प्लेट लेवल कौन से होते हैं? मुर्गी के अंडे होते हैं। चाहे संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे किसके? मुर्गी के। अरे क्या क्लियर हो रहा है? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मुर्गी पालन। क्या कहते हैं इसको? पहली बात।
दूसरी बात कि मुर्गी पालन जो है तो 8% के अंदर, या हम ये कहें कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोइंग सेगमेंट माना जाता है, और इस सेगमेंट के अंदर पर ईयर लगभग 8 to 10% का ग्रोथ रेट है। कितने परसेंट का है? 8 to 10% का। ये बिल्कुल याद रखना, ये परीक्षा में कई बार आया है। ये मैं कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको मुर्गी पालन समझा रहा हूँ, तो जो चीजें भी आती जाए आप उसको नोट करते जाएंगे। अगर हम जितने भी एग्रीकल्चर सेगमेंट्स होते हैं, एग्रीकल्चर सेगमेंट्स का मतलब होता है जितने कृषि व्यवसाय होते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन मान लें, जैसे पोर्क फार्मिंग, जैसे सी फार्मिंग, जैसे डेयरी, ठीक है ना, जैसे पोल्ट्री, जैसे फिश फार्मिंग, ठीक है, और जैसे पिगरी सुअर पालन, जैसे झींगा पालन, जैसे पिस्सीकल्चर, झींगा पालन नाम सुना कभी? हाँ, तो वो मछली के जैसा ही होता है झींगा, बाजार में कभी चले जाना दिखते हैं आपको, ठीक है। हाँ, जैसा भी हो, तो ये सभी प्रकार के सारे बिजनेस जो होते हैं इसको अपन बोलते हैं एग्रीकल्चर सेगमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? जितने भी एग्रीकल्चर सेगमेंट्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट किसकी है? पोल्ट्री फार्मिंग। अरे किसकी है? और ये कितने हैं? 8 से 10% पर ईयर। हर साल कम से कम इसमें 8 से 10% ग्रोथ रेट होती है। तो इसलिए जितने भी एग्रीकल्चर सेगमेंट होते हैं उसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा होगा? पोल्ट्री फार्मिंग होगा। अब क्यों है, क्या कारण है और इसको शुरू करने के उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? कृषि। वास्तव में हमारे देश में ये जो पोल्ट्री फार्मिंग जो बिजनेस था वो इंटरटेनमेंट के लिए शुरू किया था। इसके लिए इंटरटेनमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोरंजन। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में ये मुर्गी पालन जो शुरू किया गया था वो कोई अंडा उत्पादन या मांस उत्पादन के लिए शुरू नहीं किया गया। हमारे देश में इसको शुरू करने का एक सबसे प्रमुख उद्देश्य था, वो क्या था? इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। अच्छा, मनोरंजन कैसे कराते थे? कॉक फाइटिंग के द्वारा। कैसे कराते थे? कॉक फाइटिंग। इसको हिंदी बोलते हैं मुर्गा लड़ाई। क्या कहते हैं इसको? मुर्गा लड़ाई। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो पोल्ट्री फार्मिंग को स्टार्ट करने का पर्पस या उद्देश्य क्या था, तो इंटरटेनमेंट या कॉक फाइटिंग, मुर्गा लड़ाने। पुराने जमाने में न तो मोबाइल थे, न टीवी थे, न रेडियो थे। आजकल तो जो है वो फेसबुक व्हाट्सएप पे इतना एंटरटेनमेंट हो जाता है कि लोग टीवी देखना बंद कर देते। बहुत सारे लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मोबाइल पे इतना एंटरटेनमेंट हो जाता है। दुनिया भर का सारा ज्ञान किस पे आ जाता है? मोबाइल पे आ जाता है। लेकिन पुराने जमाने में इतना एंटरटेनमेंट होता नहीं था, तो लोग क्या करते थे? कई तो जो है वो बुल फाइटिंग कराते थे, कोई सांड लड़ाते थे और कोई कॉक फाइटिंग कराते थे, मुर्गे लड़ाते थे। कौन लड़ाते थे? मुर्गे लड़ाते थे। तो ये मुर्गे लड़ाकर लोग क्या करते थे? इंटरटेनमेंट करते थे। तो हमारे देश में मुर्गी पालन जो है तो मुर्गा लड़ाने के लिए शुरू किया गया कि हम तो इंटरटेनमेंट करेंगे और बाकी कुछ भी नहीं करेंगे। क्या इतना क्लियर हो गया? अरे क्या क्लियर हो गया? लेकिन हमारे देश में उस समय कुछ लोग थे जिसको हम बोलते थे मिशनरीज। क्या बोलते थे? मिशनरी, या उसको हम बोल सकते हैं सीधा क्रिश्चियन। क्या कहते हैं उसको? क्रिश्चियन। जो मिशनरीज लोग थे हमारे देश में, जो ईसाई लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने समझाया लोगों को कि वास्तव में ये मुर्गी पालन जो है वो केवल मुर्गा लड़ाने के लिए नहीं है। इन मुर्गियों से अंडा और मीट प्रोडक्शन होता है जो एनिमल हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और ये एनिमल बॉडी को जो है वो एनिमल प्रोटीन देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है? एनिमल प्रोटीन। और इस एनिमल प्रोटीन के थ्रू जो है वो कोई भी मनुष्य जो है या कोई भी ह्यूमन बींग जो है वो जो है वो फिजिकली और मेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है या प्रिपेयर हो सकता है। अगर हमको हमारा शारीरिक और हमारा मानसिक विकास करना है तो आपको क्या चाहिए? एनिमल प्रोटीन। और सबसे ज्यादा सस्ती और सबसे ज्यादा अच्छी एनिमल प्रोटीन किसमें होती है? अंडे के अंदर। अरे किसके अंदर? अंडे के अंदर होती है। सस्ती भी और अच्छी भी। सस्ती भी और अच्छी भी। सस्ती भी और अच्छी भी जो प्रोटीन होगी वो कहाँ पर होगी? वो कहाँ पर होगी? वो अंडे के अंदर होगी। वो किसके अंदर होती है? अंडे के अंदर।
इसलिए जो है वो ईसाई लोगों ने जो है, आपको ये नोट ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे देश में जो पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट किसने किया, कि क्रिश्चियन या मिशनरीज लोगों ने किया गया था। और उन्होंने बताया कि मुर्गी के अंदर जो है, मुर्गी के द्वारा जो अंडा दिया जाता है उसके अंदर जो है वो बहुत ही अच्छी किस्म की जो है वो एनिमल प्रोटीन होती है। अरे क्या होती है, एनिमल प्रोटीन होती है, जो कि किसी भी मनुष्य को फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए जो है वो ज़्यादा जरूरी होती है। क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। अब ये जो मिशनरीज लोग थे, इन्होंने लोगों को किस प्रकार से बताया होगा? क्या घर घर जाके अंडा दिखाया होगा, या घर घर जाके जो है वो मुर्गी दिखाई होगी? नहीं। इन लोगों ने क्या किया, भारत सरकार के साथ में कांटेक्ट किया। किसके साथ में? भारत सरकार के साथ। भारत सरकार के साथ में इन्होंने कांटेक्ट किया और भारत सरकार को ये बताया कि हमको हमारे भारतीय लोगों के फूड मटेरियल में या भोजन में जो है वो अंडे को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है वो एनिमल प्रोटीन का रिच सोर्स है और ये मनुष्य को जो है वो फिजिकली और मेंटली फिट रखने का काम करता है। अरे क्या समझ में आया ना? इसके लिए क्या हुआ कि सन 1912, कब की बात है? 1912। अरे कब की बात है? 1912 की। हाँ, 1912 में हमारे देश में सबसे पहला जो है वो पोल्ट्री फार्म स्टैब्लिश किया है। आपको ध्यान रखना है कि 1912 में, ठीक है ना, फर्स्ट पोल्ट्री फार्म जो स्टैब्लिश हुआ है वो तिवारी कहाँ हुआ? इटावा। पहले उसको एटा के नाम से जानते थे, पहले उसको क्या बोलते थे? एटा, लेकिन आज की तारीख में इटावा। 1912 में या सन 1912 में एटा उत्तर प्रदेश या इटावा उत्तर प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट पोल्ट्री फार्म जो है वो स्टैब्लिश किया गया। अब बताओ, जब पोल्ट्री फार्म खुलेगा तो वहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाएगी? अरे पाली जाएगी कि नहीं पाली जाएगी? और जब मुर्गियाँ पाली जाएगी तो वहाँ पर लोग देखने भी आएंगे। अरे आएंगे। लेकिन अगर आपने एक इटावा में अगर एक पोल्ट्री फार्म खोल दिया तो क्या पूरे भारत के लोग इटावा जाएंगे मुर्गियाँ देखने? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसलिए जो है इस पोल्ट्री फार्म बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सन 1912 में, इसी ईयर में, इसी वर्ष में जो है जो उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही बड़ा शहर है जिसका नाम है लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ में जो है वो फर्स्ट पोल्ट्री एग्जाबिशन जो है वो अरेंजमेंट की गई। सबसे पहली मुर्गी प्रदर्शनी, फर्स्ट पोल्ट्री एग्जाबिशन जो होता है वो इंडिया में 1912 में जो है वो लखनऊ यूपी के अंदर जो है वो फर्स्ट जो एग्जाबिशन जो है वो वहाँ पर अरेंज किया गया, प्रदर्शनी लगाई गई, ठीक है ना। और उस प्रदर्शनी के अंदर जो है वो पूरे भारत से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं या गवर्नमेंट अधिकारी या ऑफिसर्स होते हैं, उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया कि भाई मुर्गी ये होती है। बहुत सारे किसानों को, आसपास के किसानों को बुलाया गया कि ये मुर्गी का अंडा होता है, ये मुर्गी होती है, ठीक है ना, और ये मुर्गी का अंडा इसे रंग का होता है और इसको खाने से ये चीजें होती है। प्रदर्शनी के अंदर ये सब चीजें बताई गई, ठीक है ना। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो इस बिजनेस को बढ़ाया गया। लेकिन जब भारत के किसान ने इसको बढ़ाना शुरू किया तो भारत के किसानों के साथ में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई थी पोल्ट्री ब्रीड्स की, मुर्गी की नस्लों की। क्योंकि भारत में जो मुर्गी की नस्लें हैं उनसे कोई बहुत ज्यादा अंडा उत्पादन नहीं होता है। भारत में जो मुर्गी का अंडा उत्पादन होता है ये लगभग 50 से 100 अंडे होते हैं भारत में पर ईयर। एक मुर्गी लगभग कितने अंडे देती है? और ये लगभग 50 से 100 अंडे देती है, जबकि फॉरेन कंट्री में या एक्सोटिक ब्रीड में जो होती है ये 200 से 250 अंडे देती है। अब बताओ, यहाँ पर 50 से 100 अंडे मिल रहे हैं और यहाँ पर 200 से 250 अंडे मिल रहे हैं, तो बताओ हमारे देश की मुर्गियाँ ज्यादा अच्छी या विदेशी मुर्गियाँ ज्यादा अच्छी? विदेशी मुर्गियाँ ज्यादा अच्छी, ठीक है ना। लेकिन हम तो, हमारा देश है तो हमारा देश का भी कुछ वर्चस्व होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। इसलिए क्या हुआ कि 1979, तब की बात है, हम लोग कब तक झेल गए? 1912 से लगाकर यहाँ तक
जो है वो पाल रहे हैं, जो मिल रहा है उसको पाल रहे हैं। हमको ऐसा लगता था कि इतना ही होता होगा, इतना ही होता होगा, लेकिन जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ती गई, अंडे की डिमांड बढ़ी गई, अंडे के मुर्गी के मांस की डिमांड बढ़ी। आपको पता है कि सबसे ज्यादा टेस्टी और फ्लेवर्ड मीट किसका होता है? पोल्ट्री का, मुर्गी का। अरे किसका? मुर्गी का। सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और सुगंधित अगर मांस होता है किसका? मुर्गी का। तो लोगों ने जब मीट की डिमांड बढ़ी, अंडे की डिमांड बढ़ी, तो जितना अंडा पैदा होता था वो कम पड़ने लगा। तो फिर बाद में समझ में आया कि विदेशों में तो मुर्गियां 200, 250 अंडे देती है और हमारे देश में जो है वो 50 से 100 अंडे दे रही। तो फिर क्या हुआ? बोले कि इन मुर्गियों में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इन मुर्गियों को डेवलप करना चाहिए, इनका विकास करना चाहिए। तो इंडिया में जो है वो 1979 में हमारे देश में यूपी में एक बहुत अच्छी जगह है, कभी आपने नाम सुना हो, बरेली। क्या नाम? बरेली। और ये कहाँ पर आती है? ये इज्जत नगर में आती है। अरे कहाँ पर? इज्जत नगर में एक जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू किया गया और उसका नाम क्या रखा गया? कारी। क्या नाम रखा गया? कारी। सेंट्रल अवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल अवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल अवाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अवाइन का मतलब होता है पक्षी, या इसको बोलते हैं चिड़िया। अवाइन पक्षी कहेंगे इसको या चिड़िया कहेंगे। ये रिसर्च सेंटर कहाँ बोला गया? बरेली इज्जत नगर में। और कौन से कैंपस के अंदर? IVRI कैंपस के अंदर। IVRI। आपको पता होगा कि इंडियन वेटरनरी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में ही है। वो भी 2 कैंपस एक साथ है, एक बिल्डिंग IVRI की है और एक बिल्डिंग किसकी है? कारी की है। अरे क्या समझ में आ गया? और ये कब बोला गया? 1979 में। अरे किस में बोला गया? 1979। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे देश में फिर यहाँ पर जब ये इंस्टीट्यूशन खोला गया तो इस इंस्टीट्यूशन ने सबसे पहला काम क्या किया? पोल्ट्री डेवलपमेंट का काम किया, मुर्गियों का विकास किया, नई नई मुर्गियों की नस्लों को तैयार किया। और आज की तारीख में इस इंस्टीट्यूशन ने ऐसी मुर्गी की नस्लें डेवलप कर ली है जो 300+ अंडे भी देती है। कितने अंडे? 300। हाँ, इंडिया में 300 से भी ज्यादा अंडे देती है एक साल के अंदर। लेकिन ये रिसर्च किसका है? ये कारी का है। अरे किसका है? तो कारी को एस्टैब्लिश कब किया गया? कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में। तीनों में से एक ऑप्शन में होना चाहिए, चाहे तो बरेली होगा, ठीक है ना, चाहे तो इज्जत नगर होगा, या तो चाहे तो उत्तर प्रदेश होगा। जैसे ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से काम होगा, उसके हिसाब से हम सही आंसर को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? अरे सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को समझ लिया। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट की। हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट ऑफ पोल्ट्री बिजनेस। इम्पोर्टेंट ऑफ पोल्ट्री बिजनेस। इसका जो सबसे मेन और सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, पोल्ट्री आर प्रोड्यूस द एग एंड मीट, इट इज द रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये किसका रिसोर्स है? एनिमल प्रोटीन। कौन? पोल्ट्री एग एंड मीट। मैंने आपको अभी बताया था कि सबसे ज्यादा सस्ती और सबसे अच्छी प्रोटीन अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो वो कौन? वो पोल्ट्री या हैन करता है। अगर कम भोजन के अंदर, कम आहार के अंदर यदि सबसे अच्छा प्रोटीन या सबसे ज्यादा कोई मीट उत्पादन कर सकता है तो वो कौन कर सकती है? वो हैन कर सकती है, पोल्ट्री कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक गाय से
1 kg अगर मीट प्रोडक्शन कराना है तो आपको उसको 7 से 7.5 kg आपको उसको राशन देना पड़ेगा। कितने kg? जब आप एक गाय को 7 से 7.5 किलोग्राम दाना देंगे तब उसके शरीर में कितने किलोग्राम मांस बनेगा? 1 किलोग्राम। अगर हम सुअर की बात करें तो सुअर को 4 से 4.5 किलोग्राम दाना देना पड़ता है, तब 1 kg मीट प्रोडक्शन होता है उसकी बॉडी के अंदर। अगर हम हेन की बात करें तो लगभग 2 से 2.5 kg आपको दाना देना है और 1 kg जो है वो मांस प्रोडक्शन कराना है। बताओ सस्ता कौन है? क्योंकि मुर्गी के बॉडी के अंदर 1 kg मीट प्रोडक्शन के लिए आपको केवल 2 से 2.5 kg दाना देना है, सुअर के लिए 4 से 4.5 kg और जबकि गाय के लिए आपको 7 से 7.5 kg दाना देना पड़ेगा, तब जाके ये प्रोडक्शन होगा, या अन्यथा नहीं होगा। तो बताओ सबसे सस्ता एनिमल कौन सा है जो कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे? अगर आप मुर्गी को 2 किलोग्राम दाना दे दो, कितने किलोग्राम? 2 किलोग्राम। अरे कितने किलोग्राम? तो मुर्गियां जो है वो 1 दर्जन अंडे दे देती है। 1 दर्जन मतलब 12 अंडे दे देती है। और आपको पता है कि 12 अंडे, एक अंडे की कीमत 6 रुपए, आजकल तो 8 रुपए में मिल जाते हैं। तो भरोसा नहीं कब कितना मिल जाए, अरे समझ रहे हो ना? तो ये सबसे कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला पक्षी होता है, इसलिए ये जितने भी मांस देने वाले पशु होते हैं उनकी तुलना में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसका हुआ? अरे किसका हुआ? हेन का हुआ। अरे क्या समझ में आ गया? अगली बात, ये अगला फायदा ये है कि मुर्गी एक ऐसा पक्षी है जो कम समय में ही उत्पादन देना शुरू कर देता है। कितने समय में? कम समय में। अगर आप अंडा उत्पादन चाहते हैं तो 5 से 6 महीने में अंडा उत्पादन देते। कितने महीने में? और यदि आप मांस उत्पादन चाहते हैं तो 72 दिन। अरे कितने दिन में? अरे कितने दिन में? 72 दिन में ही जो है वो मुर्गी का पक्षी जो है वो मांस के लिए बाजार में बेचने लायक हो जाता है। अरे क्या समझ में आया? इसको हम ये भी कह सकते हैं लगभग 8 से 12 सप्ताह। अरे कितने सप्ताह? अरे कितने सप्ताह? 8 से 12 सप्ताह। 12 सप्ताह मतलब 72 दिन। अरे क्या समझ में आया? ये एक ऐसा बिजनेस है जो कम समय में आय देना या इनकम जनरेट करना शुरू हो जाता है। बाकी दूसरे एग्रीकल्चर सेगमेंट के कंपैरिजन में, अगर आप मक्का भी बोओगे, आप मक्का बोओगे तो कितने महीने में आएगी? लगभग 3 महीने में आएगी। लेकिन मुर्गी में एक ऐसा होता है, एक जो है वो एक ऐसा बिजनेस होता है जिसको बोलते हैं हैचरी। क्या कहते हैं उसको? हैचरी, जो 21 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है। अंडे से चूजा निकालने को क्या बोलते हैं? हैचरी। तो जहाँ पर अंडे से चूजा निकाला जाएगा उसको क्या कहेंगे? हैचरी। अरे क्या कहेंगे उसको? हैचरी। तो अंडे से चूजा कितने दिन में निकलता है? और बाजार में चूजा कितने दिन का बिकता है? 1 दिन का। तो बताओ 1 दिन का चूजा हो तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अरे बिकेगा। और यदि बिकेगा इसका मतलब है कि वो इनकम जनरेट करे। मुर्गी का जो खाद होता है एनपीके होता है, उसमें एनपीके का रेशियो जो है वो 3:2 होता है। सबसे ज्यादा पौष्टिक खाद किसकी होती है? मुर्गी की खाद होती है। एक तो कम समय में इनकम देना शुरू कर देती है, अच्छा प्रोटीन युक्त मटेरियल देती है। मुर्गी का गोबर या उसकी जो फीड होती है उससे भी एक उत्तम प्रकार का ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार किया जा सकता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए उपयुक्त होता है। और इसी कारण से जो है वो आज की तारीख में पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस जो है वो सारे एग्रीकल्चर सेगमेंट में फर्स्ट पोजीशन पर आता है। आज के लिए इतना। जय हिंद। जय हिंद सर।